कभी सोचा है आपने कि कागज का एक मामूली सा टुकड़ा कैसे ये तय कर सकता है कि किसी की जिंदगी भर की कमाई किसके पास जाएगी? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी शक्तिशाली दस्तावेज की जिसे हम वसीयत कहते हैं। चलिए समझते हैं कि वसीयत के जरिए संपत्ति को विरासत में पाने का पूरा कानूनी सफर क्या है। देखिए, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो उस मुश्किल घड़ी में भावनाओं के साथ साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी का अब क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिससे लगभग हर परिवार को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि अगर जाने वाले ने एक वसीयत छोड़ी है तो उनकी संपत्ति कानूनी तौर पर उनके वारिसों तक कैसे पहुंचती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात साफ कर देना चाहता हूँ। ये सारी जानकारी सिर्फ आपकी समझ और शिक्षा के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह बिल्कुल न समझें। कोई भी फैसला लेने या कदम उठाने से पहले एक अनुभवी कानूनी पेशेवर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं आज का सफ़र। द लीगल सफ़र में आपका स्वागत है। तो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दिल में, इसके केंद्र में सिर्फ एक दस्तावेज होता है और वो है वसीयत, जिसे अंग्रेजी में विल भी कहते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसी दस्तावेज को ठीक से समझना होगा। तो आखिर ये वसीयत है क्या? इसे आप किसी इंसान की अंतिम इच्छाओं की आधिकारिक आवाज मान सकते हैं। ये एक तरह का कानूनी नक्शा है जो बिल्कुल साफ साफ ये बताता है कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति का मालिक कौन होगा और उसे किस तरह से बांटा जाएगा। हाँ, एक बहुत आम धारणा है लोगों में कि वसीयत तो बस तब बनाई जाती है जब परिवार में झगड़े का डर हो। लेकिन ये धारणा, ये सोच अब बिल्कुल बदल चुकी है। आज के समय में वसीयत सिर्फ विवादों को रोकने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बन गई है, जिससे चीजें बिल्कुल साफ और स्पष्ट रहें। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। कानून के हिसाब से वसीयत को रजिस्टर करवाना, यानी किसी सरकारी दफ्तर में दर्ज करवाना, अनिवार्य नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 2 गवाहों के दस्तखत। और इन गवाहों की भूमिका सिर्फ साइन करने तक नहीं है, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वसीयत बनाने वाले ने उन्हीं के सामने अपनी पूरी समझ और मर्जी से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब वसीयत के एक और बड़े ही रोचक पहलू पर बात करते हैं, और वो है इसका दोहरा जीवन। जी हाँ, ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो एक समय पर बिल्कुल बेजान होता है और फिर अचानक एक पल में इसमें जान आ जाती है। ये होता कैसे है, आइए देखते हैं। ये स्लाइड इस दोहरे स्वभाव को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, जब तक वसीयत बनाने वाला इंसान जिंदा है तब तक वो वसीयत महज कागज का एक टुकड़ा है, एक डेड डॉक्यूमेंट जिसकी कोई कानूनी ताकत नहीं है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का निधन होता है, उसी पल वो कागज एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। वो कानूनी रूप से सक्रिय हो जाता है और फिर उसमें लिखी हर एक बात का पालन करना जरूरी हो जाता है। और हाँ, जब तक व्यक्ति जीवित है वो अपनी वसीयत को चाहे जितनी बार बदल सकता है या उसे पूरी तरह से रद्द भी कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक कागज के टुकड़े में इतनी ताकत आती कहाँ से है? तो ये ताकत उसे मिलती है हमारे देश के कानूनों से, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यही कानून है जो ये पक्का करते हैं कि किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा का पूरा सम्मान किया जाए। ठीक है, तो वसीयत अब सक्रिय हो चुकी है, लेकिन इसे लागू करवाने की प्रक्रिया में एक और बहुत जरूरी शब्द आता है, और वो है प्रोबेट। ये प्रोबेट क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये अदालत की तरफ से दी गई एक आधिकारिक मोहर है जो ये साबित करती है कि वसीयत असली है और पूरी तरह से वैध है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप वसीयत देकर किसी सरकारी दफ्तर जैसे नगर निगम या तहसीलदार के पास प्रॉपर्टी का नाम बदलवाने जाते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका प्रोबेट कहाँ है। तो प्रोबेट दरअसल सिविल कोर्ट का दिया हुआ एक सर्टिफिकेट है जो उस सरकारी अधिकारी को ये गारंटी देता है कि हाँ, ये वसीयत हमारे द्वारा जांची परखी गई है, ये असली है और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये अदालती सर्टिफिकेशन, ये प्रोबेट मिलता कैसे है? जैसा आप देख सकते हैं, इसके 3 सीधे सरल कदम हैं। सबसे पहले आपको सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जिसमें मृतक के सभी कानूनी वारिसों की जानकारी देनी होती है। दूसरा कदम, कोर्ट उन सभी वारिसों को एक आधिकारिक नोटिस भेजता है। और तीसरा,
अगर नोटिस मिलने के बाद कोई भी वारिस किसी तरह की आपत्ति नहीं जताता तो कोर्ट प्रोबेट जारी कर देता है। तो हमने वसीयत को समझ लिया, प्रोबेट के बारे में भी जान लिया। अब आता है असली प्रैक्टिकल काम, प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड्स में अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना। तो इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, आइए इस चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। और यहाँ आती है एक बहुत बड़ी राहत की खबर। जब भी कोई प्रॉपर्टी वसीयत के जरिए ट्रांसफर होती है तो उस पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी होती है 0। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से हजारों और कभी-कभी तो लाखों रुपयों की सीधी बचत हो जाती है। तो सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलवाने के लिए आपको मुख्य तौर पर इन 4 दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, दूसरा वसीयत की ओरिजिनल कॉपी, तीसरा कोर्ट से मिला प्रोबेट अगर संबंधित अधिकारी उसकी मांग करता है तो, और चौथा नाम बदलने के लिए जो भी निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म है वो। तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ दस्तावेजों और फॉर्म्स को जमा करने तक सीमित नहीं है। असल में ये किसी व्यक्ति की कानूनी विरासत को सम्मान देने का एक तरीका है। ये सुनिश्चित करना है कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत और कमाई उन्हीं के कहे अनुसार सही हाथों तक पहुंचे। और ये पूरा कानूनी ढांचा हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हर प्रॉपर्टी सिर्फ एक जमीन या इमारत नहीं होती, उसकी अपनी एक कहानी होती है। तो सवाल ये है कि वसीयत के जरिए उस कहानी का अगला अध्याय लिखने का हक किसे दिया जाएगा। उम्मीद है कि वसीयत के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ आई होगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। द लीगल सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।